Hi guys, welcome back to FG Locket. So in this video, we will study about some other forms of IP. So as we know, there are three major forms of IP, which are patent, copyright, and trademark. But in this video, अपन पढ़ेंगे GI tags and industrial designs. तो देख लेते हैं कि GI tags क्या होता है. GI tags stand for geographical indications. तो जीआई का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो वहां की ज्योग्राफी को इंडिकेट कर रहा हो वो जीआई टैग हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, बीकानेरी भुजिया। अब इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लिंक्ड टू प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो इन प्रोडक्ट्स का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट इज देयर लोकेशन एंड नॉट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो इनकी लोकेशन ही इनके प्रोडक्ट को स्पेशल बनाती है and that is why this is called a geographical indicator. अभी let's look at the provisions of the GI Act. इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं for your theory exams. Moving on, let's see what is the difference between a GI tag and a trademark. So as you can see on the slide, GI tags, as we mentioned before, origin from a particular place, geographical indicator है वो। तो एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होता है वो। उसका नाम इज आफ्टर अ प्लेस एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क्स ऑन द अदर हैंड आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कंपनी। एक कंपनी का ही तो लोगो होता है, एक साइन होता है जो ट्रेडमार्क करती है। ट्रेडमार्क्स का फैंसीफुल या फिर आर्बिट्री कोई रैंडम डिजाइन होता है, कोई यूनिक नाम होता है, दैट इज अ ट्रेडमार्क एंड ट्रेडमार्क्स आर ट्रांसफरेबल. So this is the basic difference. In short, GI tags cannot be transferred and they are named after a place. Trademarks ka origin is from a company that sells the goods and services, and trademarks are not usually named after places but are fanciful and कुछ भी random नाम रख देते हैं लोग. Moving on, let's understand what are industrial designs. Industrial designs protect the look and feel of a product. So these designs are protected under the Designs Act of 2000. तो एक तो होता है प्रोडक्ट का फंक्शनैलिटी। जैसे अपन पेंसिल के एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पेंसिल होती है तो उसका फंक्शनैलिटी क्या होता है कि वो कितना डार्क लिख रही है, वो कितना लाइट लिख रही है, कितना स्मूथ लिख रही है। सो दैट इज इट्स फंक्शनैलिटी, हाउ इट्स यूज्ड। बट उसका डिजाइन होता है कि हाउ इट फील्स इन योर हैंड, हाउ इट लुक्स, उसका कलर क्या है। तो द डिजाइंस एक्ट प्रोटेक्ट्स दैट, द लुक एंड फील ऑफ द पेंसिल। तो इन अदर वर्ड्स अपन कह सकते हैं कि डिजाइंस एक्ट प्रोटेक्ट्स द एस्थेटिक्स और द विजुअल अपील ऑफ योर प्रोडक्ट. अब टू रजिस्टर योर डिजाइन हैज टू बी समथिंग दैट इज न्यू and it is distinctive and it cannot be published anywhere earlier. अगर ये तीन क्राइटेरिया मीट करता है आपका डिजाइन तो इट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइंस एक्ट ऑफ 2000. अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स बेटर बाय लुकिंग एट सम केस लॉज. रैकेट बेंकाइजर वर्सेस वाइट्स लिमिटेड. सिंपल सा केस है. इस केस में ये हुआ कि वाइट्स लिमिटेड ने एक केस फाइल किया रैकेट बेंकाइजर के अगेंस्ट, क्लेमिंग कि जो डिजाइन, द एस शेप स्पैचुला का डिजाइन जो रैकेट बेंकाइजर यूज कर रहा है इंडिया में, वो वाइट ने ऑलरेडी अब्रॉड में रजिस्टर कर रखा है. हेंस रैकेट का डिजाइन इंडिया में इज नॉट ओरिजिनल एंड उसका रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसिल्ड. बट यहाँ पे रैकेट बेंकाइजर ने केस कोर्ट में आर्ग्यू किया कि इन द केस ऑफ डाबर इंडिया वर्सेस अमित जैन, कैलकाटा हाईकोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि अगर कोई डिजाइन फॉरेन नेशंस में रजिस्टर्ड है so that is not a valid ground for cancellation of that design in India. तो अभी केस गया कोर्ट पे, तो देखते हैं कोर्ट ने क्या बोला. तो द दिल्ली हाई कोर्ट ओवरटर्न दिस डिसीजन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट एंड कहा कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने वाइटल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को मिस कर दिया. दे मिस द फैक्ट दैट द डिजाइन हैज टू बी न्यू. हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जो डाबर वाला केस है दैट विल बी रिकंसिडर्ड. कोर्ट ने ये बोला कि अगर इट कैन बी शोन कि वो जो डिजाइन है वो पहले कहीं पे डिस्क्लोज हो चुका है या फिर कहीं पे रजिस्टर हो सकता है, बी इट इंडिया और बी इट एनी अदर कंट्री, देन पर्सुएंट टू द डिजाइन एक्ट सेक्शन 22 दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इन इंडिया. हेंस रैकेट बेंकाइजर हैड टू स्टॉप यूजिंग दैट डिजाइन इन इंडिया. So in short, this case reiterates the principle that only new and unique designs can be registered. The next case we come to is Crocs Incorporated USA.
versus Bata India Limited. So as we can see in this picture, this case concerns the slipper design जो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्रॉक्स का सिग्नेचर डिजाइन है, इस डिजाइन को लेके इस केस पे डिस्प्यूट था. सो यहाँ पे क्रॉक्स जो कि यूएसए की कंपनी है, उसने इंडिया की कई सारी कंपनीज इंक्लूडिंग बाटा, रिलैक्सो, कोई एंड अदर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ द शू का डिजाइन. In addition to this, Crocs wanted to register this design as a trademark under the Trademarks Act of 1999. Ab, after these contentions, Bata India contended that the picture of this design of Crocs was uploaded on their own website, which was published in public domain before they had registered. यानी कि क्रॉक्स ने जब ये डिजाइन रजिस्टर किया, उससे पहले ही ये डिजाइन इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था. इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, इसका मतलब दिस डिजाइन वेंट टू पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक डोमेन में गया. तो बाटा का ये क्लेम था कि सिंस दिस वाज समथिंग दैट वाज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, क्रॉक्स का रजिस्ट्रेशन ही वैलिड नहीं है. तो इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड, देयर हैज बीन नो इन्फ्रिंजमेंट. कोर्ट के सामने अब ये मेन इश्यूज थे कि क्या प्रिंटिव का डिजाइन पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता था बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन, वॉज द डिजाइन न्यू, यूनिक एंड ओरिजिनल, एंड क्या इस डिजाइन को एक ट्रेडमार्क कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये डिजाइन नॉवल नहीं है, न्यू नहीं है, बिकॉज दिस वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन पब्लिक डोमेन. Court also said that this design cannot be registered as a trademark because इसका और कोई distinguishing feature नहीं था. There was no goodwill attached to the design that would constitute it to be a trademark. Hence, Crocs का case was held without merit क्योंकि जब उनका registration ही valid नहीं था तो उसका कोई infringement हो ही नहीं सकता था. The case went in favor of Bata. अब इधर एक important point अपन नोट कर सकते हैं कि डिजाइन का जो एप्लीकेशन होता है ना, दैट नीड्स टू बी सेट अप बिफोर पब्लिशिंग, सेलिंग या एडवर्टाइजिंग दैट डिजाइन. द नेक्स्ट केस वी कम टू इज भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड. इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पे अपेलेंट फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए. अपेलेंट ये कहता है कि रिस्पोंडेंट जो ग्लास शीट बना रहा है डायमंड स्क्वायर के नाम से, वो डिजाइन ऑलरेडी यूके में रजिस्टर्ड है. हेंस ये डिजाइन ना तो नई है ना फिर ओरिजिनल है, एंड अंडर द डिजाइन एक्ट इट शुड बी कैंसिल्ड. अपेलेंट कम्स अप एंड यहाँ पे शोज आउट प्रिंट आउट्स ऑफ द यूके वाला डिजाइन एंड द डिजाइन बीइंग यूज्ड बाय द रिस्पोंडेंट एंड शोज देम टू द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पैटेंट्स एंड डिजाइंस. So the controller holds that yes, these two designs are similar and defendant का design यूनिक नहीं है, एंड ही कैंसिल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिफेंडेंट. अब ये केस कोर्ट के पास जाता है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट रिवर्सेस द डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ पैटेंट्स एंड डिजाइंस. हाई कोर्ट कहता है कि असिस्टेंट कंट्रोलर ने विजुअल अपील कंसिडर नहीं किया प्रोडक्ट का. अगर आपको याद होगा तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि डिजाइंस एक्ट प्रोटेक्ट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द विजुअल अपील ऑफ द प्रोडक्ट. तो हाई कोर्ट ने यही बोला कि जो कंट्रोलर है उसने सिर्फ पैटर्न को देखा, बट पैटर्न सिमिलर हो सकता है, बट दैट इज नॉट ऑल दैट यू लुक एट. विजुअल अपील वाज वेरी डिफरेंट. द केस ऑल्सो वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट upheld the decision of the high court saying that there is no resemblance between the visual appeal of the both glass sheets. Hence the cancellation of that registration was wrong. अब इसके बाद एक और केस देखते हैं and then we will be done with this video. So the last case that we see is Samsonite Corporation versus Vijay Sales. काफी clear cut case है that deals with design infringement and copying of trade dress. If you remember, trade dress basically means the packaging of the goods and their external features, which are again part of the Design Act. केस के फैक्ट्स ये हैं कि Samsonite Corporation, which is the plaintiff, had their trademark registered in 59 countries. तो इन लोगों ने इधर केस फाइल किया कि द डिफेंडेंट्स आर यूजिंग देयर डिजाइन अनफेयरली टू प्रमोट देयर सेल्स एंड दे वर पासिंग ऑफ देयर गुड्स. डिफेंडेंट्स
ने कॉपी किया प्लेंटिफ का सिस्टम 4 रेंज टू बी प्रिसाइज, ट्रैवल केस इंक्लूडिंग देयर कलर स्कीम, साइज, शेप एंड एक्सटर्नल टेक्सचर्स। तो ये सारी फीचर्स क्या हैं? ये सारे फीचर्स विजुअल एस्थेटिक में आते हैं and these features are protected under Design Act. तो plaintiff was complaining कि ये सारे features हमारे defendants copy कर रहे हैं and hence we want the defendants to stop and then injunction to be granted. अब यहाँ plaintiff ने एक और contention किया कि the defendants were infringing on their copyright. They claimed that Samsonite was a market leader in manufacturing suitcases. अब जब ये केस कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने ये बोला कि yes, there is design infringement and that the defendants were using the distinctive trade dress of Samsonite. But कोर्ट ने ये बोला कि Samsonite does not have copyright over the designs. Because see यहाँ पे एक चीज समझते हैं, copyright is given for artistic works. Design is given for industrial designs and the touch and feel of a product. So, even if you have an artistic work and you use it over 50 times, over 50 copies in an industrial setting, then it becomes a design. So, yes, Samsonite ka design was protected, but it was not a copyright. Ultimately, the case went in favor of Samsonite, and Vijay Sales had to stop using that design for their suitcases. And with this, we end this video.